Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope you guys are doing good. In this session, we'll talk about India as a global talent hub, ESA satellite to monitor the forest, जिसकी मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले चर्चा करी थी. इसमें कुछ और डिटेलिंग है. दैट विल टेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे, माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करेंगे एंड इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल की बात करेंगे. प्रीलिम्स के लिए है. तो ये आपका आज का सेशन रहने वाला है. श्रीराम्स आईएएस हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जहां टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं. यू कैन हैव अ लुक. एंड जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी है. ठीक है, आप वो भी रेफर कर सकते हो जिसमें आपको सीसैट, जीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1-to-1 मेंटरशिप 2026 के लिए डिटेल में प्रिपेयर करवाई जाएगी. आपको अगर इसकी डिटेलिंग जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोर्स की डिटेलिंग मिल जाएगी एंड देयर यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम पहले बात करेंगे अबाउट ये मैडम है. ये मैडम कहाँ पाई जाती हैं, क्यों न्यूज़ में है, IUCN स्टेटस क्या है, ये सब पूछा जाता है ना. तो इनका नाम है इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल. रानीखेत में उत्तराखंड के पास ये देखने को मिली है. ऐसे पिक्चर में तो बड़ी सुंदर लग रही हैं. तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्विरल है. इसकी बॉडी लेंथ है 30 to 45 सेंटीमीटर और इसकी टेल 60 सेंटीमीटर तो इसकी टेल है. ये बहुत ही रिफस कोट आप इसको देख सकते हो. काफ़ी वैसे फर बहुत ज़्यादा, आप इसकी टेल पे भी देखो तो बहुत फर है ना. सो देयर फ्लाइंग मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स फ्रॉम देयर रिस्ट टू देयर एंकल्स. ये बेसिकली मेन इनका हैबिटेट है. ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के आसपास देखने को मिलेंगी. एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट. डाइट ये फ्रूट्स खाती हैं, नट्स खाती हैं, लीव्स, बार्क एंड सीड डिस्पर्जल के अंदर भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये नॉक्टर्नल है एंड आर्बोरियल. तो ये बिहेवियर यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट की तरीके से पूछ सकती है. कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं. और नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि रात में एक्टिव रहती हैं. आर्बोरियल, दे लिव ऑन द ट्रीज, ग्राउंड पे रेयरली आती हैं. ट्रीज से ट्रीज ग्लाइड करती रहती हैं अपने फ्लाइंग मेम्ब्रेन के चलते. राइट. जब ये आउल देख लेती हैं तो एक वार्निंग सेल कॉल देती हैं ये, क्योंकि आउल्स लाइक टू हंट देम एट नाइट. तो ये जो स्क्विरल्स हैं फूड चेन में सपोर्ट करती हैं, स्प्रेड करती हैं सीड्स को और फॉरेस्ट को हेल्दी रखती हैं. इकोसिस्टम के अंदर इन्हें की स्टोन स्पीशीज के उसमें ये हैं, कैटेगरी में है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं. की स्टोन स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, मतलब इन पे क्योंकि आउल्स रात को इन्हें ढूंढते हैं खाने के लिए, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन देम टू सर्वाइव. की स्टोन स्पीशीज. ठीक है. अब रही बात इनके IUCN स्टेटस की, तो टेंशन की बात नहीं है, लीज कंसर्न में है. लेकिन जिस तरीके से ये थ्रेट्स फेस कर रही हैं, दे हैव लेड टू दिस नियर थ्रेटेंड स्टेटस विद इन द कंट्री. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 में है. ठीक है. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो याद में रख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, वी हैव दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज जहाँ पर 2 फैकल्टीज़ हैं और वो पॉडकास्ट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपके मेंस और इंटरव्यू में काम आएगा. आप इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और अपने बाकी दोस्तों को भी बता सकते हो कि इसके अलावा भी और भी सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे. हैव अ लुक ओवर इट. अच्छे लगे कंटिन्यू करो, फॉलो करो, सुनो, लिखो, याद करो. यही काम करना है 1 साल. ठीक है. तो अगला जो आर्टिकल है वो है बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक्स को लेके.
यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स में एक स्टडी हुई, बाकी इंस्टीट्यूशंस में हुई, वो कह रहे हैं कि प्लांट लीव्स कैन एब्जॉर्ब माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनोप्लास्टिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। नैनोप्लास्टिक्स बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर इनविजिबल टू द आई। माइक्रोप्लास्टिक्स जो है टाइनी प्लास्टिक पीसीज हैं जो लेस देन 5 mm हैं। दे कैन स्टिक टू द प्लांट लीव्स, दे कैन एंटर द प्लांट लीव्स। एयर पोल्यूशन जो होता है फ्रॉम द प्लास्टिक्स, इट इज अफेक्टिंग प्लांट्स नाउ। अब सिर्फ ओशंस और एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वैसे ही प्लांट्स आर ब्रीदिंग इन प्लास्टिक्स, आप ऐसे लगा लो। क्योंकि ये मैटर करता है प्लांट की ग्रोथ पे, हेल्थ पे, हमारे फूड चेन पे, क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। सो प्लास्टिक पॉल्यूशन इज नाउ स्प्रेडिंग टू सच एन एक्सटेंट। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है बताया मैंने आपको, टाइनी पीसेज हैं प्लास्टिक्स के अप टू 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। और नैनो प्लास्टिक तो आप लगा लीजिए कि इवन स्मॉलर, लेस देन 1000 नैनोमीटर्स। प्राइमरी देखो, माइक्रोप्लास्टिक्स भी दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो है, दीज आर मेड स्मॉल ऑन द पर्पस, लाइक टाइनी बीड्स, फेस वॉश के अंदर आपने देखा होगा, टूथपेस्ट में, माइक्रोफाइबर्स दैट कम ऑफ द क्लॉथ्स व्हेन वी वॉश देम। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली वो जो बिग प्लास्टिक्स आइटम्स को आप ब्रेक डाउन करोगे, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बैग्स हैं, रेपर्स हैं, दे टर्न इनटू द माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक कैसे एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं? स्क्रब, सिंथेटिक क्लोथ्स, रबिंग, ब्रेकिंग, डीकॉम्पोजिशन ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश। प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जाएंगे नहीं ये, और इजीली हवा, पानी, बारिश, एनिमल्स इनको कैरी करते हैं तो दे कैन मूव इजीली। एनिमल्स और फिश एक्सीडेंटली दे ईट इट, बीमार होते हैं, राइट। Humans might eat them too. Microplastics carry so much of the harmful chemicals. They are very dangerous. How they are entering the plants? Study कह रही है कि प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं एयर के अंदर, they actually get inside the plant leaves. ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, they float in the air, they settle on the leaves. लीव सरफेस पे जो टाइनी ओपनिंग्स हैं, अगर आपने पढ़ी हो अपनी साइंस की बुक्स 6th-7th की, स्टोमेटा, जो लीव्स पे टाइनी पोर्स है दैट हेल्प द प्लैनेट टू ब्रीथ, जहाँ से वो गैसेस का इनटेक और रिलीज करते हैं। उसके ऊपर क्यूटिसिल जो कि एक थिन वैक्सी लेयर है जो लीफ को प्रोटेक्ट करती है, यही लेयर है जो एब्जॉर्ब कर लेती है प्लास्टिक पार्टिकल्स को। अगर एक बार वो प्लांट में एंटर कर गए, इट विल अफेक्ट देयर हेल्थ। दे कैन रीच द फ्रूट्स, दे कैन रीच द वेजिटेबल्स, दे कैन रीच द सीड्स। समझ रहे हो आप? सो ये कंसर्न वो जता रहे हैं, ये रिस्क वो बता रहे हैं। समझ गए? समझ गए तो बहुत बढ़िया है। ह्यूमंस पे भी फिर ऑब्वियसली देखो, प्लांट्स अफेक्ट होंगे, आप लोगों पे इफेक्ट आएगा, है ना। So research is needed to find out how dangerous these are. What can be done to reduce their spread? These all are the things that we need to talk about. इंडिया और इटली ने अपने रिश्तों में और ज़्यादा गहराई लाने की कोशिश करी है। Strategic cooperation across sectors like trade, defense, clean energy, high technology. तो ये जो कमिटमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और इटालियन डिप्टी मिनिस्टर एंटोनियो, दे हेल्ड बेसिकली मीटिंग हुई एंड उन्होंने डिस्कस करा कि अपने टाइज को ज़्यादा एडवांस करते हैं अंडर दिस जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान। ये प्लान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने अनाउंस किया था। उनकी मीटिंग हुई थी रायो डी जेनेरियो में नवंबर 2024 में, और इसी प्लान के तहत जो कि 2025 से 2025 से 2029 तक का है, इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप टू डाइवर्सिफाई दी बायलैटरल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ठीक है। तो अब ये जो कॉरिडोर है, ये पता ही चल रहा है
इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, फिर आगे यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है जो कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर। ये एमओयू ऑफिशियली साइन किया गया इंडिया, यूरोपियन यूनियन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस G20 समिट में, जो दिल्ली में जब हुई थी 2023 में। अब इसके अंदर जो आपका ब्रॉड बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये उसका पार्ट है। ये 2021 में G7 समिट में अनाउंस हुई थी यूके के अंदर। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए है, और इस कॉरिडोर के इसमें दो मेन कॉरिडोर्स आ जाते हैं, ईस्टर्न और एक नॉर्दर्न। ईस्टर्न वाला पहले इंडिया से गल्फ रीजन कनेक्ट करेगा और फिर आगे गल्फ से आप यूरोप कनेक्ट कर लो, ठीक है, दैट वे इट गोज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमारे, देखो क्या हो रहा है ना, ये जो मैं आर्टिकल आपको बताऊंगी इसमें जो कंटेंट है वो लिखना है आपको, वट एवर आई से यू हैव टू राइट, ठीक है। मैंने आपसे बात करी थी कि हमारी पावर है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल की जब आप बात करते हो, है ना, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, एडुकेशन, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज लाइक ट्रकिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड नर्सिंग एंड इंजीनियरिंग, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द वर्कर्स। इंडिया, एंड ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आप यूरोप की बात करो, 73% ट्रक ड्राइवर की पोजीशंस आर वैकेंट देयर। 50% जॉब नर्सिंग की और कंस्ट्रक्शन की अनफिल्ड है। तो ये हाई इनकम कंट्रीज ये बहुत दिक्कत फेस कर रही हैं जब बात आती है वर्कर की। 2030 तक 40 से 50 मिलियन वर्कर्स दे विल बी मिसिंग। इंडिया एडवांटेज में है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, यंग वर्कफोर्स है, जहाँ पर कंट्रीज के पास वर्कर नहीं है, हमारे पास वर्कर हैं, वर्कफोर्स है, वो स्किल मैच नहीं करते हैं। इंडिया करंटली देखो कितने लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, रेमिटेंसेस लाते हैं। इंडिया रिसीव्स $125 बिलियन इन रेमिटेंसेस, जैसे आप गए बाहर गए, कमाया, आपने घर भेजा हर साल। ये इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 3% तो रेमिटेंसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया हैज़ दिस चांस टू सेंड people there, fill their gaps. Structured overseas employment strategy इंडिया क्रिएट कर सकता है। इंडिया यंग पॉपुलेशन और स्किल्ड वर्कर्स का, यू कैन टेक दिस एडवांटेज ऑफ फिलिंग द गैप अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? इंडिया हैज यंग पॉपुलेशन, many people enter into the workforce हर साल. Do you have that potential to become the global source of workers? That is demographic dividend, जहाँ पर आप उन्हें डिविडेंड ला के दे रहे, राइट। देखो बात सिर्फ जो है ना वो स्किल मैच की है, और इससे लीगल माइग्रेशन भी नहीं होगी। You manage, you help them to, they will move abroad for temporary for the jobs, they will return back home, process will be legal, skilled, ऑर्गेनाइज्ड, विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए। रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स। 10% रेमिटेंसेस में इंक्रीज होने का मतलब है 3.5% पॉवर्टी कम होना। सोचो, ये बातें लिख लो। मतलब मैं आपको बताऊं, रेमिटेंसेस का ज़्यादा इम्पैक्ट है ऑन द कंट्रीज डेवलपमेंट देन सेलिंग गुड्स टू दी अदर कंट्रीज। ये आर्टिकल में भी था एक बात कही, आप जितना काम करेंगे यू विल इम्प्रूव योर इकोनॉमी बैक होम। सो वी नीड टू हैव बस एक ना स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए जहाँ पर आप लीगल हो, प्रोसेस सेफ हो, एंड माइग्रेशन डेस्क के अंदर यू सेटअप देयर कि यू ऑफर सपोर्ट, स्किलिंग,
यू टीच देम फॉरेन लैंग्वेज, ग्लोबल स्किल्स, सेटिंग अप द सर्टिफिकेशन, वो ईजी हो जाए उनके लिए, राइट। देखो अब्रॉड काम करने के लिए जा रहे हैं, माइग्रेंट्स को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है? 1 से 10 लाख से भी ज़्यादा होगी, आई डोंट नो दैट, बट इतनी तो है। सी यहाँ पे ना यू कैन हैव मॉडल्स लाइक जहाँ पर एम्प्लॉयर्स बियर द कॉस्ट, वर्कर अब्रॉड में जाए काम करे, अपफ्रंट उनको ज़्यादा ना देना पड़े, वीज़ा का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, इंटीग्रेशन, यू इंटीग्रेट and encourage the workers in such a manner. समझिए? So that is the whole article. देखो एक है मेक इन इंडिया, where you are encouraging the local manufacturing, and make in India plus India for the world also, जहाँ पर आप skilled worker, हमारे पास skilled workers हैं to meet the global demand. आप इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप अपना वर्ल्ड स्टेज पे इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये था आपका आर्टिकल, उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना ये बायोमास मिशन जो है वो लेकर आई है, जिसके तहत सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में वो अपनी सैटेलाइट भेजेंगे एंड दैट विल at an altitude of 6 kilometer that will explore कि आपके जैसे मैंने आपको बताया ना, आज 10 बजे, कल सुबह 10 बजे, ऐसे कितने सालों तक आप देखोगे कि वो कैनोपी जो है, डेंस कैनोपी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट आर फॉरेस्ट, दैट आर लंग्स, है ना, वो उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर आप ऐसी पॉलिसीज बनाओगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात होती है, तो दे विल get into, they will explore आपका हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो, अर्थ इंटीरियर ऑल्सो, राइट, इसकी बात है। सो बेसिकली फॉरेस्ट अबव द ग्राउंड बायोमास, इट एम्स टू एड्रेस दैट। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट कार्बन देखो एक कार्बन साइकिल होती है, एयर में होगी, स्टोर होगी, प्लांट्स और स्टोर करेंगे, सॉइल में जाएगी, है ना, फैक्ट्रीज में कोयला यूज़ करते हो, कार्बन रिलीज होगा, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। सो कार्बन साइकिल है, कहीं कार्बन घूमती रहेगी। अब ऐसे लगा लो, एयर में गई, कभी सॉइल में गई, कभी अंडर वाटर गई, फिर रिलीज हो गई, राइट। फॉरेस्ट 16 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रांचेस में, लीव्स में। समझ रहे हो बात को? 2023 में ना हमने मतलब विश्व भर ने 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉस्ट। इसकी वजह से 6% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है। तो ये मिशन हेल्प करेगा कि हाउ दीज कार्बन लेवल्स आर चेंजिंग। 3D इमेज मिलेगी आपको, यू विल improve your understanding of the forest quality, the diversity, the carbon storage. एडिशनली साथ ही साथ दे विल गिव यू दी डिजिटल टेरेन मॉडल्स, आइस शीट मूवमेंट जो हो रही है एंटार्क्टिका के अंदर, वो भी मॉनिटर होगा। एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड। ये डेटा आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। अर्थ का इंटीरियर, क्रायोस्फीयर जो अर्थ का फ्रोजन रीजन है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, आइनोस्फीयर, लैंड सरफेस, राइट। So it is important. You will study natural resources, you will monitor the climate change, you will monitor the environment, pollution, deforestation, natural disasters. So you can watch for these things. ठीक है? So that was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me. And for more such videos, do subscribe. This is your mentor Arzu Kakar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.